Hello students, my name is Tripti Singh and I am an assistant professor in Dayal Group of Institutions. The topic which I am going to explain you all is the Indian economic system pre and post independence. This topic comes under the subject of business environment. इससे पहले जब आपने मेरे पहले के लेक्चर वीडियोस देखे होंगे तो आपने 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जाना होगा. पहला था कैपिटलिज्म, दूसरा था सोशलिज्म और तीसरा था मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे या क्या सिस्टम था. तो अभी जो पहला है इसमें वो है प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम था उसके बारे में हम जानेंगे. प्री इंडिपेंडेंस में ये था कि इन द पीरियड ऑफ मुगल रेवेन्यू system existing in pre 1765 Bengal, zamindars or landlord collected revenue on behalf of the Mughal emperor, whose representative or diwan supervised their activities. यहाँ पे क्या था प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में कि जो भी हमारे ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स होते थे वो मुग़ल एम्परर के बिहाफ पर जो भी रेवेन्यू होता था वो कलेक्ट करते थे. और ये जो एक्टिविटीज़ होती थी रेवेन्यू कलेक्शन की, रेवेन्यू जनरेशन की, ये जो सुपरवाइज होती थी वो मुग़ल एम्परर्स के जो सुपरवाइजर्स होते थे, जो उनके वर्कर्स होते थे, वो इन एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करते थे. इस सिस्टम में क्या था, इस मतलब 1765 की अगर हम बात करें, जब मुग़ल का टाइम था, तो उस समय ये होता था कि जो असॉर्टमेंट ऑफ राइट्स होते थे जो लैंड से रिलेटेड, मतलब कि लैंड जो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं वहाँ से जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके जो राइट्स होते थे दैट वाज नॉट ओनली इन द हैंड्स ऑफ द लैंड ओनर्स, बट उसके साथ साथ लैंड ओनर्स के साथ साथ जिनका भी उसमें स्टेक लगा होता था लैंड पे. फॉर एग्जांपल जो भी कल्टीवेटर्स या फार्मर्स होते थे, जो भी लैंड में कल्टीवेशन का काम करते थे, वो भी उसमें उनका भी राइट होता था, प्लस जो ज़मींदार होते थे उनका भी राइट होता था, और जो स्टेट होती थी जिसके जहाँ पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा लैंड है, वहाँ पर उनका भी राइट होता था. तो ये असॉर्टमेंट ऑफ राइट जो केवल लैंड ओनर्स तक ही नहीं सीमित रहता था, ये स्टेट, ज़मींदार और जो भी कल्टीवेटर्स रहते थे उनके पास भी ये इसके राइट्स होते थे प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो. वहाँ पे दूसरी बात ये इसमें है कि जो ज़मींदार होते थे वो एज एन एजेंट या इंटरमीडियरी काम करते थे. ठीक है, ये क्या करते थे कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था उसमें से अपना जो कमीशन होता था वो कमीशन अपना लेके बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होता था वो स्टेट को एज ए रेवेन्यू जो उनका होता था वो उनको दे देते थे, जो भी लैंड ओनर्स होते थे उनको वो पैसा दे देते थे. ठीक है, तो ये था प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसमें मुग़ल एम्परर्स जो थे उनके बिहाफ पर ज़मींदार्स या जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द मुग़ल एम्परर्स. ठीक, और ये जो सुपरविजन इसका होता था पूरे काम का, रेवेन्यू कलेक्शन का या रेवेन्यू जनरेशन का, वो काम करते थे हमारे जो मुग़ल एम्परर के सुपरवाइजर्स होते थे. वो इस चीज़ को इन सारी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करते थे, और जो ज़मींदार हुआ करते थे वो ज़मींदार एज एन इंटरमीडियरी या एजेंट काम करते थे बिटवीन द स्टेट एंड द कल्टीवेटर्स, और अपना पैसा या अपना कमीशन लेने के बाद बाकी के जो भी अमाउंट होता था वो एज ए रेवेन्यू स्टेट को वो ज़मींदार दे दिया करते थे. ये था प्री इंडिपेंडेंस में इकोनॉमिक सिस्टम का पूरा प्रोसेस. नाउ अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक सिस्टम की, कि जब इंडिपेंडेंस हमको मिल गई तब फिर क्या सिस्टम हुआ करता था वो हम जानेंगे. ठीक, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिले. जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया तो काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिले अगर सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप की हम बात करें तो. और देयर आर फॉलोइंग मैक्रो इंडिकेटर्स ऑफ द नेशंस इकोनॉमी फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ. पहला जो इंडिकेटर अगर हम कहें जहाँ पे काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिले पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें अगर इकोनॉमिक सिस्टम के टर्म्स में, तो पहला जो था वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में देखने के लिए मिला. ठीक है, इंडिया का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो जस्ट डबल हो गया
मतलब आज़ादी मिलने के बाद, ठीक है। उसके बाद भी डबल तो हो गया, काफ़ी हमको उससे रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, मगर उसके बाद भी अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं। तो अभी इंडिया में फिर भी हम लोग को फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो हम लोग को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ की तरफ जा सके। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो है रोड, ठीक है। अभी देखा गया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो कनेक्टिविटी थी रोड की, वो हम लोग विलेज तक काफ़ी पेनिट्रेट करने की कोशिश करी। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अभी हद तक देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग अभी देखें आसपास के जगह जहां हम लोग जाते आते हैं, तो मेन शहर से आप देखोगे कि पहले अगर आप जाते थे कहीं तो कनेक्टिविटी वहाँ आपके अगर दादी या बाबा कहीं रहते हो या ग्रैंड पेरेंट्स किसी के रहते हो तो उन्होंने देखा होगा कि पहले गए होंगे तो पहले रोड्स वगैरह वहाँ पे इतनी अच्छी प्रॉपर नहीं थी या इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी। अगर अब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। रोड आपको प्रॉपर मिल जाएगी या इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। पहले फ़ैन नहीं हुआ करते थे, अब वहाँ पर फ़ैन वगैरह इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी हद तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कुछ चेंजेस हुए हैं, मगर अभी इट स्टिल नीड्स टू इम्प्रूव टू अचीव ग्रोथ इन इकोनॉमी, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, तो कुछ अभी ये डेवलपमेंट इसमें और होने बाकी हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी पोस्ट इंडिपेंडेंस काफ़ी मतलब देखने के लिए मिला इम्प्रूवमेंट। और ये जो इम्प्रूवमेंट था वो एक्सटर्नल शॉक्स, जो मतलब बाहरी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ उस एक्सटर्नल शॉक्स को स्टैंड करने के लिए या वो जो भी कंपटीशन है उसको बियर करने के लिए ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे हमको हमारी नेशन की इकोनॉमी में हेल्प करते हैं और इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब ये हुआ कि जो भी बाहर से डॉलर्स के, अगर डॉलर हम कमाएंगे, मान लीजिए बाहर के लोग आते हैं, हम लोग टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं कि आइए हमारे गुजरात में घूम जाइए, ठीक है, या राजस्थान में आइए हमारे घूम जाइए। तो जो आते हैं फॉरेनर्स आते हैं तो उनसे हमको कुछ फॉरेन में पैसे में उनसे मिलेंगे ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी इनकम हो जाएगी, हमको उससे फ़ायदा होगा। तो ये जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं ये हमारी इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ में एक वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर बन जाते हैं। तो इसमें भी काफ़ी हम लोग को इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला और आगे भी अभी हम लोग को इसमें मेहनत करनी है ताकि हम इंडिया को आगे तक ग्रोथ की तरफ और ले जाएं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाएँ। So these were the macro indicators of the nation's economy from independence till now. I hope you all understood this topic. Thank you so much.